को देख लेते हैं विस्तार से। आज देश में एक ऐसी घटना घट रही है जो इतिहास के पन्नों में स्वर्णाक्षरों में लिखी जाएगी। किसी ने पूछा, किसी ने अगर आपसे पूछा कि आज की तारीख को क्यों याद किया जाएगा, देश की राजनीति के नक्षत्र में फिलहाल ध्रुव तारा कौन है, तो शायद सबकी जुबान पर एक ही नाम होगा, नरेंद्र मोदी। ये एक ऐसा नाम है जिसे सुनकर के भरोसा पैदा होता है, जिसे सुनकर आत्मविश्वास जगता है, जिसे सुनकर खुद के सुरक्षित होने का एहसास होता है। राजनीति की दुनिया में इस नाम के साथ अब कई रिकॉर्ड भी जुड़ रहे हैं। आज 10 जून 2026 को नरेंद्र मोदी भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। ऐसा करते हुए उन्होंने प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल को पीछे छोड़ दिया है। पंडित नेहरू ने पहली बार 13 मई 1952 को निर्वाचित प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली और 27 मई 1964 तक इस पद पर रहे। निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में उनका कार्यकाल कुल 4398 दिन का रहा। लेकिन मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कर लेते हैं तो उनका निरंतर कार्यकाल 26 मई 2014 से 10 जून यानी कि आज 2026 तक, यानी कि आज तक 4399 दिन का हो रहा है। इसके साथ ही वो भारतीय इतिहास में सबसे लंबे समय तक सेवारत निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। लगातार तीसरी बार शपथ ली उन्होंने। तो आज का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण दिन, इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में ये दिन को आज याद किया जाएगा, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर सबसे लंबे कार्यकाल उनका रहा है देश भर में। और आखिर इस नए भारत में ऐसी क्या बात है जिसकी चर्चा दुनिया भर में होती है। पिछले 12 साल में मोदी सरकार ने देश बदलने के कई ऐसे फैसले लिए हैं। बड़े फैसलों की बात करें तो जीएसटी लागू करना, अनुच्छेद 370 को हटाना, राम मंदिर का निर्माण, नागरिकता संशोधन अधिनियम, 3 तलाक कानून को हटाना, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, आयुष्मान भारत जैसे कार्यक्रमों को लागू करना, प्रधानमंत्री आवास योजना, वंदे भारत ट्रेन और ऑपरेशन सिंदूर और उज्ज्वला योजना जैसी कई बड़ी योजनाओं का जिक्र आप कर सकते हैं, जिन्होंने बीते 12 वर्षों में समावेशी विकास को बढ़ावा दिया और देश के आम जन तक उन सभी लोक कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाने का प्रयास किया। अब आना मुझे एक और भी, तो इस वक्त अगर आप देखें तो देश बदलने वाले जो बड़े फैसले हैं उनका हम जिक्र कर रहे हैं। और 12 साल में जो बड़े फैसले हैं उसमें जो भारत की डिजिटल क्रांति है उसको लंबे समय तक याद किया जाएगा, क्योंकि भारत की जो पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का एक नया मॉडल जो भारत ने पूरी दुनिया को दिया है, उसने तकनीक का लोकतांत्रिकरण किया है और ये करके दिखाया है कि कैसे आप तकनीक के इस्तेमाल से समावेशी विकास को बढ़ावा दे सकते हैं। और यही वजह है कि 25 करोड़ से ज़्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। आंकड़े आपकी स्क्रीन पर इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। और इसके साथ ही 12 साल बड़े बदलाव, उसके तहत मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना जो कि सीधे तौर पर विनिर्माण और रोजगार सृजन के साथ जुड़ा हुआ है, उसमें कैसे भारत की तस्वीर बदली है। आंकड़े आपके सामने हैं 2014 और 2026 का, चाहे वो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हो या फिर सेमीकंडक्टर के बड़े प्लांट्स लगाने हो, फैब्रिकेशन के साथ साथ ओसैट प्लांट्स की शुरुआत हो चुकी है, जब हम कभी सोच नहीं सकते थे कि हम बड़े देशों के साथ टक्कर लेंगे उन सेमीकंडक्टर क्षेत्र में। आज उसमें नए कीर्तिमान बलते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ रक्षा क्षेत्र में भी अगर भारत में 12 साल में बड़े बदलाव देखे जाएं तो साल 2014 और 2026 की तुलना करें तो साल 2014 में 700 करोड़ रुपए का रक्षा निर्यात था, वहीं 2026 में 23,000 करोड़ रुपए का है। इससे में हर सेक्टर्स की बात की जाए, चाहे वो स्वास्थ्य से जुड़ा हो या फिर रक्षा से जुड़ा हो, ऊर्जा क्षमता से जुड़ा हो। ये देखिए आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो ऊर्जा क्षमता साल 2014 में थी वो 249 गीगावाट थी, बढ़कर 2026 में 520 गीगावाट हो चुकी है। इसके साथ ट्रांसमिशन नेटवर्क, ऑप्टिकल फाइबर्स का एक्सपेंशन, विस्तार अगर देखें तो भी उसमें बहुत बदलाव यहां देखने को मिला है। सोलर एनर्जी को लेकर भारत सरकार ने साल 2014 से लेकर 2026 तक बहुत काम करा है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की यहां बात करें या फिर 2014 और 2026 के बीच का कंपैरिजन करें तो 32 से 76 गीगावाट 2014 में था। वहीं कोयला उत्पादन की भी बात करें तो इसमें भी बड़ा बदलाव यहां देखने को मिला है। एथेनॉल ब्लेंडिंग, यहां पर भी एक बड़ा प्रोग्रेसिव बढ़ता हुआ भारत, यहाँ ताकतवर भारत यहाँ बनता हुआ नजर आ रहा है। और भारत ने G20 की अध्यक्षता के दौरान भी अपनी वैश्विक छवि को नई ऊंचाई पर पहुंचाया। ये केवल सम्मान का विषय नहीं था, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था और नीतियों में भारत की बढ़ती भूमिका का भी प्रतीक था। ग्लोबल साउथ के देशों के बीच भारत की आवाज अब और मजबूत और प्रभावशाली बन गई है।
क्वाड के जरिए भारत ने क्षेत्रीय सुरक्षा और रणनीतिक सहयोग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अमेरिका के साथ रणनीतिक साझेदारी इसलिए उसमें जो भारत की डिजिटल क्रांति है उसको लंबे समय तक याद किया जाएगा, क्योंकि भारत की जो पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का एक नया मॉडल जो भारत ने पूरी दुनिया को दिया है, उसने तकनीक का लोकतांत्रिकरण किया है और ये करके दिखाया है कि कैसे आप तकनीक के इस्तेमाल से समावेशी विकास को बढ़ावा दे सकते हैं। और यही वजह है कि 25 करोड़ से ज़्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। आंकड़े आपकी स्क्रीन पर इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। और इसके साथ ही 12 साल बड़े बदलाव, उसके तहत मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना, जो कि सीधे तौर पर विनिर्माण और रोजगार सृजन के साथ जुड़ा हुआ है, उसमें कैसे भारत की तस्वीर बदली है। आंकड़े आपके सामने हैं 2014 और 2026 का, चाहे वो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हो या फिर सेमीकंडक्टर के बड़े प्लांट्स लगाने हो, फैब्रिकेशन के साथ साथ ओसैट प्लांट्स की शुरुआत हो चुकी है। जब हम कभी सोच नहीं सकते थे कि हम बड़े देशों के साथ टक्कर लेंगे उन सेमीकंडक्टर क्षेत्र में, आज उसमें नए कीर्तिमान बदलते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ रक्षा क्षेत्र में भी अगर भारत में 12 साल में बड़े बदलाव देखे जाएं तो साल 2014 और 2026 की तुलना करें तो साल 2000 हुई नजर आ रही है। यानी कि मोदी युग में अगर वैश्विक भारत की ताकत की बात की जाए तो एक अलग वर्चस्व यहां पर भी मोदी युग का देखने को मिला है। फिर चाहे क्वाड की बात हो या फिर G20 की बात हो, इसके साथ अन्य देशों के साथ रणनीतिक साझेदारी हो जिसमें अमेरिका शामिल है, उसके साथ कई देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौता हो, FTA को लेकर भी बड़ी यहाँ समझौते हुए हैं। अगर पिछले 12 सालों की बात करें, साथ ही साथ खाड़ी देशों से रिश्तों में एक नई गर्माहट देखने को मिली है, एक नए अध्याय जुड़े हैं। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वहां यात्रा हुई और वहां से भी जब यहां आए वहां के राष्ट्राध्यक्ष, इसके साथ रूस यूक्रेन युद्ध और युद्ध को लेकर भारत की एक प्रतिबद्धता रही है कि संवाद से ही युद्ध का हल निकल सकता है। और विदेशों में भारतीयों की जिस तरीके से साख बढ़ रही है, ये भी दिखाता है कि मोदी सरकार ने किस तरीके से इसको लेकर भी काम किया है। विदेश नीति के मामले में स्पष्ट तौर पर भारत ने एक ही रुख अपनाया है कि हम न किसी से आंख झुकाकर बात करेंगे, न आंख उठाकर बात करेंगे, हम सीधे सीधे आंखों में आंखें डालकर बात करेंगे। ऑपरेशन गंगा जैसे अभियानों का हम जिक्र कर चुके हैं। विदेशों में भारतीय नागरिक कैसे सुरक्षित रहें, ये सुनिश्चित किया गया। भारतीय पासपोर्ट की ताकत कैसे बढ़ी है और कैसे भरोसा बढ़ा है कि आप दुनिया के किसी भी कोने में होगा, अगर आप मुसीबत में हैं तो भारत आपकी सहायता के लिए तैयार है। ये भी एक नया नैरेटिव देखने को मिलता है चीन की। जी बिल्कुल सही में। और साथ ही साथ जब हम स्पेस इकोनॉमी की बात करें तो स्पेस इकोनॉमी में भी भारत ने लगातार प्रगति की है। जिस तरीके से बहुध्रुवीय दुनिया में भारत की पकड़ हुई है, चंद्रयान जैसे मिशन को सफलता मिली है, ऐसे में ग्लोबली भारत का वर्चस्व बढ़ा है, प्रतिष्ठा बढ़ी है। और मोदी की लोकप्रियता जिस तरीके से देखने को मिली है, जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्रा हुई है, एक अलग तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत हुआ है। प्राकृतिक आपदाओं की भी बात करें तो भारत दुनिया भर में सबसे भरोसेमंद साथी बनकर साबित हुआ है, चाहे वो पड़ोसी देशों के साथ क्यों ना हो। जब उन्हें जरूरत पड़ी है, फिर चाहे वो श्रीलंका हो या फिर और दूसरे देशों, भारत ने लगातार मदद की है। वैक्सीन मैत्री जैसे अहम पहल से भी विश्वास भारत की ओर दूसरे देशों का बढ़ा है। और ना एक उदाहरण मैं बहुत छोटा से देता हूं कि G20 में हमने जो G20 का आकार था उसको बढ़ा करके यूरोपियन यूनियन को शामिल किया, G21 किया। ये भारत की जो समावेशी विकास पर जो आस्था है वो दिखाता है, कैसे हम ग्लोबल साउथ की आवाज़ बनकर के उभरे हैं। ये सभी लोग करते हैं, भी हमने किस तरीके से उसमें शामिल किया। दूसरी ओर G20 दक्षिण अफ्रीका में जब हुआ, अमेरिका शामिल नहीं हुआ। अभी G7 हो रहा है, अमेरिका के दबाव में फ्रांस ने अफ्रीका को वहाँ पर न्योता नहीं दिया। तो आप देखिए कि जो बड़ी इकोनॉमीज एक्सक्लूजन, और कोई बहाना हो सकता है कि आप अफ्रीका में ये नहीं कर रहे हैं या अमेरिका की ये बात नहीं मान रहे हैं, और बहुत सारे लोग अमेरिका को फॉलो भी कर रहे हैं। तो जहां भारत समावेशी विकास और सभी को एक साथ लेकर के आगे बढ़ने की बात करता है, ऐसे मॉडल्स की बात करता है, वहां पर अमेरिका जैसे सबसे ताकतवर देश दक्षिण अफ्रीका को G20 के उसमें शामिल नहीं कर रहे हैं। और खुद जब वो अध्यक्षता करेंगे तो शायद दक्षिण अफ्रीका को नहीं बुलाएंगे। और हाल ही में देखा, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की यात्रा हुई, साफ तौर पर यह दर्शाता है कि सिर्फ पारंपरिक शक्तियों को यहाँ ना देखते हुए छोटे देशों की तरफ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारत सरकार का रुख वहां पर भी होते हुए दिखा है। कैसे समन्वय और नए अध्याय यहाँ से भी जुड़ते हुए नजर आए। यही वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है वो हमारे विदेश नीति के केंद्र में नजर आती है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बतौर प्रधानमंत्री 12 वर्ष पूरा कर लिए हैं। और इस अवसर पर विदेश मंत्री की बात कर लेते हैं। डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि पिछले एक दशक में ब्रांड इंडिया को ब्रांड मोदी से